हेलो दोस्तों, ये सीटेट का 10वां क्लास है। सीटेट सीडीपी का क्लास है, सीडीपी का। इसमें हम लोग समाजीकरण के बारे में जानते हैं। समाजीकरण का अर्थ होता है कि समाज के रूल नियम को मानना, उसी को समाजीकरण कहते हैं। तो जो भी दोस्त सीटेट का तैयारी करते हैं, कॉपी पेन लीड लेके बैठिए और तारीख डालिए और आज का नोट्स ज़रूर बनाना चालू कर दीजिए। तो समाजीकरण, समाज के अनुसार काम करना ही समाजीकरण है। समाजीकरण की इकाइयों के बारे में जानेंगे, एजेंसी के बारे में जानेंगे हम लोग। पहली एजेंसी, फर्स्ट एजेंसी है परिवार, माता पिता होते हैं। समाजीकरण की प्रथम एजेंसी क्या है? परिवार है, माता पिता है। ये सीटेट में पूछा ही जाएगा। समाजीकरण का जो है पहली इकाई है परिवार होगा, माता पिता होगा, इनको याद रखिएगा। और दूसरी इकाई है, सेकेंडरी एजेंसी है स्कूल, टीचर, गेम्स, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं। तो पहला एजेंसी, दूसरा एजेंसी सीटेट में प्रत्येक बार पूछे ही जाते हैं, इसलिए इनको याद रख लीजिएगा। सक्रिय एजेंसी, जिसके संपर्क में बच्चे सीधे सीधे आते हैं, जैसे विद्यालय के जैसे परिवार के संपर्क में, दोस्त के संपर्क में, पड़ोसी के संपर्क में, रिश्तेदार के संपर्क में, हॉस्पिटल, क्लब, स्कूल, ये सब सक्रिय एजेंसी हुआ। जिसमें बच्चे का मान लीजिए बुखार आ गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल जाएंगे। ये सब सक्रिय एजेंसी होगा। लेकिन सीटेट में ये पूछा जाएगा फर्स्ट एजेंसी के बारे में, माता पिता के बारे में, दूसरा एजेंसी के बारे में। सक्रिय एजेंसी नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी इनको याद रख लीजिएगा। परिवार है, सबसे बच्चे कहाँ किसके संपर्क में पहले आते हैं? सक्रिय एजेंसी में, जहाँ बच्चे रोज़ जिसके संपर्क में आते जाते हैं, स्कूल के, क्लब, हॉस्पिटल, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, ये सब के संपर्क, इसलिए ये सब सक्रिय एजेंसी है। नेक्स्ट है निष्क्रिय एजेंसी, जिसके संबंध में बच्चे सीधे सीधे नहीं आते हैं। जिसके संपर्क में बच्चे सीधे सीधे नहीं आते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे बच्चे क्या जाएंगे? सार्वजनिक पुस्तकालय है, वहाँ बच्चे किस लिए जाएंगे? रेलवे स्टेशन है, कभी कभी जाएंगे। एयरपोर्ट है, कभी कभी जाएंगे, इसलिए निष्क्रिय एजेंसी है। तो सीटेट में आपको पूछा जाएगा बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण पहला है, फर्स्ट एजेंसी है समाजीकरण का, तो परिवार और माता पिता को ही टिक मारिएगा। और दूसरा आएगा तो जानबे करते हैं आप लोग। अगर दोस्तों जो क्वेश्चन नहीं समझते हैं ना, उसको वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। आनुवांशिकता और वातावरण, हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरेडिटी है जब आनुवांशिकता गुण आँख, नाक, रंग, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे आनुवांशिकता कहते हैं। ये पीढ़ी लिखा हुआ है, ये पीढ़ी है, ये पीढ़ी है दोस्तों लिखा हुआ, उसी को हेरेडिटी कहते हैं। वातावरण, हमारे चारों तरफ का माहौल, उदाहरण, हमारे चारों तरफ का जो माहौल है उसी को पर्यावरण कहते हैं। जो गुण हमको माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहते हैं उसको कहते हैं आनुवांशिकता, हेरेडिटी। और वातावरण किसको कहते हैं? हमारे आसपास के पेड़ पौधे हुआ, स्कूल हुआ, परिवार हुआ, पड़ोसी हुआ, दोस्त हुआ, ये सब माहौल और वातावरण हुआ। नेक्स्ट है, दोनों को दोस्तों समझ गए होंगे। तो विकास, बच्चे में विकास कैसे होगा? जब उसको डेवलपमेंट, अच्छा हेरेडिटी होगा और अच्छा पर्यावरण होगा, तब दोनों चीज़ का होना आवश्यक है। एक के बिना बच्चे में विकास नहीं होगा। उसके पास आनुवांशिकता, हेरेडिटी भी अच्छा होना चाहिए और वातावरण भी बच्चे में अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा में विकास आ सकता है, अन्यथा विकास नहीं हो सकता है। विकास के दो गो है, इन दोनों का याद रखिएगा, यहाँ से सीटेट में प्रश्न निश्चित बनेगा। नेक्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा, ये सीटेट में पूछा ही जाएगा। ये दोनों इंटरनल मोटिवेशन, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तब वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे बच्चा उत्साह के लिए पढ़ेगा, जुनून के लिए पढ़ेगा, लगन से पढ़ेगा,
अपने लिए पढ़ेगा, खुशी से खुशी पढ़ेगा, यानी अंदर से जब बच्चा मोटिवेट रहेगा, उत्साह के लिए पढ़ेगा, उसको आंतरिक अभिप्रेरणा, ये सीटेट में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये भी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सीटेट में पूछे जाते हैं प्रत्येक बार। नोट्स ज़रूर बनाइए आप लोग, हम बस इतना कह सकते हैं और कहते हैं। बात नहीं मानिएगा तो क्या पछताइएगा। वह अभिप्रेरणा जब बच्चे मार्क के लिए पढ़ते हैं, अंक के लिए पढ़ते हैं, ग्रेड के लिए पढ़ते हैं, माता पिता को खुश करने के लिए पढ़ते हैं, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, दंड से बचने के लिए पढ़ते हैं, ये सब वह अभिप्रेरणा है। सीटेट इसको गलत मानते हैं, ये सही मानते हैं। तब दोनों को जानिएगा आप, तब ना बताइए ये सही है ये गलत है, इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है चिंतन, अभिसारित चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये भी। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, उसको अभिसारी चिंतन कहते हैं। आप इंग्लिश में भी नाम याद रख सकते हैं और हिंदी में भी नाम याद रख सकते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसको अच्छा नहीं माना जाता है, जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है, इसमें बच्चा में क्या विकास होगा, क्रिटिकल थिंकिंग क्या बढ़ेगा, सोचने की शक्ति क्या बढ़ेगा बच्चे में, इसलिए ये गलत है। और ये भी सीटेट ये पूछेगा आपसे। और अभिसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें बच्चे समस्या के एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होते हैं। जैसे बिहार की विशेषता के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे, बिहार की विशेषता के बारे में, जैसे गौतम बुद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति बिहार में ही हुआ है, बिहार में चिड़ियाघर है, बिहार में गंगा बहती है। बिहार की विशेषता के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, बिहार में गोलघर है। तो दोस्तों बिहार के ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए बच्चे से, इसलिए अब जब भी आप बच्चे से पूछिएगा तो अभिसारी प्रश्न पूछिएगा, ये सीटेट में इम्पोर्टेंट माना जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, दोस्तों दोनों को समझ गए होंगे मुझे आशा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन, गुण और दोष को दिखाते हुए किसी बात को स्वीकार करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी जानकारी के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं। काल्पनिक चिंतन, पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं, ये काम ऐसे होगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये सब है पूर्व अनुभव के आधार पर ही काल्पनिक चिंतन है। इमेजिनरी थिंकिंग, तार्किक चिंतन, किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना, तार्किक चिंतन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है जेंडर के बारे में। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सीटेट में पूछा जाएगा जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, आपसे सीटेट में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है, बीबीए है। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल है, ये भी पूछा जाएगा। जेंडर बाइस, जेंडर बाइस लैंगिक पूर्वाग्रह, मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है, अंतर करना यानी किसी की तरफ क्या होगा, झुका हुआ होगा, अंतर करते हैं। जैसे स्कूल कंपटीशन में बॉयज़ और गर्ल में से लड़की को प्राथमिकता देना, हम अंतर कर रहे हैं ना लड़का और लड़की में, जब अंतर करेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा ये जेंडर बाइस हो रहा है। एक टीचर को लड़का और लड़की में अंतर नहीं करना चाहिए, यानी कि जब अंतर हम करेंगे किसी को और झुका हुआ होगा तो आप लोग समझ जाइएगा ये क्या है, जेंडर बाइस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता है क्या, पुरानी संस्कृति और सभ्यता और नियम को मानना, क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है। इंग्लिश में भी याद नाम रख सकते हैं, हिंदी में भी नाम याद रख सकते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता, उदाहरण, महिला घर के काम करती है और पुरुष बाहर के, ऐसे ही उदाहरण आपको दिए जाएंगे। जैसे महिला खाना बनाती है और पुरुष रेडियो ठीक करते हैं, ये क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता ही है। ये जरूरी नहीं है कि महिला भी टीवी ठीक कर सकती है और पुरुष है वो भी खाना बना सकते हैं, तो क्या होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ देगा। तो ये समझ गए होंगे, जेंडर बाइस और लैंगिक रूढ़िवादिता दोनों इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है।
धारा 17 के अनुसार बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। धारा 17 के अनुसार, नहीं तो आप पे पुलिस केस कर सकता है। आप बच्चे को दंड नहीं सकते हैं, बच्चे को डांट नहीं सकते हैं, फटकार नहीं सकते हैं। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं ना, उसको बाहरी जीवन से जोड़िए। जैसे कोई दूध बेचने वाले व्यक्ति आते हैं, मान लीजिए 1 लीटर दूध का दाम 50 रुपया है, तो 6 लीटर दूध का दाम कितना होगा, ऐसे बच्चे से पूछिए। दुकानदार का उदाहरण दीजिए। उसे ही कहते बच्चे को सामाजिक जीवन से जोड़ के पढ़ाइए, दिनचर्या के जीवन से जोड़ के पढ़ाइए बच्चे को। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। बच्चे को आप है ना याद मत करवाइए, बच्चे को कंसेप्ट समझाइए। बच्चे को कंठस्थ नहीं कराना है, बच्चे को रटाना नहीं है। ये बोल दूसरा नंबर। 3 नंबर में है, शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए। स्कूल किसके लिए बना है? बच्चे के लिए बना है। टीचर किसके लिए आए हैं? बच्चे के लिए आए हैं। ब्लैक बोर्ड जो चीज़ है सब कुछ किसके लिए? टीचर के लिए है। इसलिए सबसे बड़ा कौन है? बच्चा है। इसलिए आप बच्चा को मार नहीं सकते हैं, बच्चा को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, बच्चा को डांट नहीं सकते हैं, बच्चा को आप आदेश नहीं दे सकते हैं कि हाँ तुम टाइम पे आओ। टाइम में, स्कूल टाइम में क्या रखना है? फ्लेक्सिबल रखना है, लचीलापन रखना है। अगर कोई 12 बजे पे आएगा तो उसको रखना है और उसके माता पिता से जाके मिलना है। बच्चे को कभी नहीं कुछ करना। सिलेबस में क्या रखना है? लचीलापन रखना है। बच्चे की टाइम में क्या रखना है? लचीलापन रखना है। दोस्तों, सभी बातें को आप लोग समझते होंगे। स्कूल के शिक्षा को गतिविधि के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं उसको एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएंगे, उदाहरण दे के पढ़ाएंगे। मान लीजिए कोई पेपर है, ये पेपर कैसा है? वर्क के जैसा है, इसको मोड़ दीजिए, आयत के जैसा हो जाएगा, इसको पलटा दीजिएगा। तो आयत की एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को पढ़ाइए। किसी वस्तु का उदाहरण देकर बच्चे को पढ़ाइए। वही है एक्टिविटी, गतिविधि से बच्चे को पढ़ाना है। अब बच्चे और टीचर दोनों सक्रिय रहना चाहिए। बच्चे भी एक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे और टीचर भी एक्टिविटी के साथ पढ़ाएंगे। अगर इस दोनों में से कोई एक अगर सक्रिय नहीं है तो गलत हो जाएगा। दोनों को सक्रिय रहना आवश्यक है। बच्चे को डर और अनुशासन से नहीं बल्कि आनंद से पढ़ाना चाहिए। अगर हम बच्चे को डर दिखाएंगे, बच्चे को अनुशासन में रखेंगे, क्या वो हमसे सवाल कर सकता है? डर से पूछेगा ही नहीं। इसलिए बच्चे को कभी नहीं डराना चाहिए, ना ही बच्चे को अनुशासन में रखना चाहिए। बच्चे को अवसर देना चाहिए और बच्चे को प्रोत्साहन करना चाहिए कि तुम ऐसा करो तो अच्छा होगा। हल्ला नहीं करना चाहिए, हम लोगों को शांत रहना चाहिए। तो ओनली प्रोत्साहन बच्चे को दे सकते हैं, आदेश बच्चे को कभी नहीं देना है। जब भी आप बच्चे में कमी निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। दोस्तों, हम जो पढ़ाते हैं आप लोग समझते होंगे। नेक्स्ट है, सभी संस्कृति और सभ्यता के बच्चे को एक साथ पढ़ाना चाहिए ताकि संस्कृति और सभ्यता में भाषा का आदान प्रदान हो सके। सभी संस्कृति के बच्चा को एक साथ जब हम पढ़ाएंगे तो भाषा का आदान प्रदान होगा और बच्चे में हीन भावना नहीं उत्पन्न होगा कि हम ये जाति हैं इसलिए हमको साथ में पढ़ने नहीं दे रहा है। चाहे बच्चा के पास एक कान हो या ना हो, एक आँख हो या ना हो, सभी बच्चे को एक साथ पढ़ाएंगे। उसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। सभी बच्चे को हमको एक साथ मिलकर ही पढ़ाना है। बच्चे को करके सीखने का मौका देना। वही करके सीखने का मौका अर्थ होता है कि बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना ताकि बच्चा अपनी संस्कृति और सभ्यता का आदान प्रदान कर सके, भाषा सीख सके, रहन सहन सीख सके, बोलने के लिए सीख सके। बच्चा बातचीत करेगा आपस में तब बोलने के लिए सीखेगा। तो इसलिए बच्चा को बातचीत करने के लिए देंगे। तुम सब पूरा बातचीत करो, ये सब सीटेट में पूछा ही जाएगा। स्कूल का समय और सिलेबस में लचीलापन, फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन सही होगा। बच्चे को पढ़ाने का विधि है समान से विशिष्ट की ओर। बच्चे को पहले समान ज्ञान देंगे, उसके बाद बच्चे को विशिष्ट ज्ञान देंगे। बच्चे को सरल ज्ञान देंगे, फिर कठिन ज्ञान देंगे। बच्चे को पहले मूर्त वस्तु के बारे में बताएंगे, उसके बाद अमूर्त वस्तु के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है श्रव्य सामग्री।
श्रव्य सामग्री के बारे में जानते हैं, जैसे रेडियो है, टेलीफोन है, टेप है, रिकॉर्डर है। दृश्य सामग्री जिसको हम लोग देखते हैं, श्यामपट्ट है, ग्लोब है, पत्र पत्रिका है, फिल्म है, स्क्रिप्ट है। दृश्य सामग्री टीवी है, कंप्यूटर। श्रव्य दृश्य सामग्री कंप्यूटर, नायक, चलचित्र, कठपुतली। नेक्स्ट है B.F. स्किनर पुनर्बलन से संबंधित है। B.F. स्किनर जो है ना, ये पुनर्बलन से संबंधित था। पुनर्बलन का अर्थ ये होता है कि बच्चे को कुछ लोभ देना। अगर बच्चे को आप लोभ दीजिएगा तो क्या होगा, बच्चे वो काम जल्दी करने लगता है। जैसे बच्चे को लोभ दीजिएगा, आज तुम पढ़ेगा तो तुमको 10 रुपया देंगे, तो पढ़ना चालू कर देता है। उसी कहते हैं पुनर्बलन, उद्दीपन देना। B.F. स्किनर पुनर्बलन से संबंधित है, पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा सिद्धांत, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान व्यवहार को अपनाया जाता है तथा व्यवहार को नकारा जाता है। ये अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार आप अगर बच्चे को प्यार करने वाला अगर फिल्म दिखाइएगा ना, बच्चे को, जिस बच्चे मान लीजिए प्यार करने वाला फिल्म चल रहा है, बच्चा अगर वो फिल्म देख लेगा तो बच्चा वो प्यार करना चालू कर देगा। अगर बच्चे को आप सामाजिक फिल्म दिखाइएगा तो बच्चा समाज के अनुसार काम करने लगेगा। अगर बच्चे को आप हिंसा वाला फिल्म दिखाइएगा तो बच्चा हिंसा करने लगेगा। जैसे बच्चा जैसा व्यवहार देखेगा वो ऐसा ही काम करेगा। तो अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव निगेटिव वर्ड। पॉजिटिव निगेटिव वर्ड जो है ये सीटेट में ऑप्शन में रहते हैं, जिसको पकड़ना सभी लोग को जानना चाहिए। जैसे केवल मात्र है, ओनली। बच्चे को जब हम पढ़ाएंगे, एक एक्टिविटी देकर पढ़ाएंगे, बच्चे को करके सीखने का मौका देंगे, बच्चे को अनेक विधि से पढ़ाएंगे तो इम्पोर्टेंट माना जाएगी। निगेटिव वर्ड जहाँ केवल मात्र आएगा तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बच्चे को क्या बोले हैं पहले, बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को याद नहीं कराना है, बच्चे को कंठस्थ नहीं कराना है, बच्चे को हम लोग समझा कर ही पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चे को दंड नहीं देना है। अगर बच्चे को हम दंड दे देंगे, पनिशमेंट दे देंगे, तो बच्चा जो पूछने वाला चीज़ है क्या वह डर से मेरे पास आएगा? नहीं आएगा। इसलिए बच्चे को कभी मत मारिएगा। 1000 गलती कर देगा बच्चा, उसको मत मारिए, उसके माता पिता से संपर्क कीजिए, लेकिन आप उसको मत मारिए। समस्या, बोझ, हतो उत्साहित होता है, डिस्करेज करना, भय। ना तो बच्चे को आप डराइए कि पढ़ लीजिए नहीं तो फेल हो जाएगा। बच्चे को डराना नहीं है, कभी नहीं। बच्चे को सकारात्मक बात बच्चे से करना है ताकि वो बच्चा पढ़े। बच्चे को कभी डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, बच्चे को कभी फटकारना नहीं है, कुछ भी नहीं कहना बच्चे को प्रोत्साहन देना है, बच्चे को अवसर देना है। पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, बाल केंद्रित सही माना जाता है, विद्यालय केंद्रित ये भी गलत है। खाली स्लेट, बच्चे को कभी भी खाली स्लेट नहीं समझना चाहिए। कोरी पट्टी, बच्चा जो कोरी पट्टी नहीं है। एक बच्चा जब गांव से आते हैं विद्यालय तो अपना संस्कृति लेके आते हैं, अपना सभ्यता लेके आते हैं, अपना भाषा लेके आते हैं, अपना ज्ञान लेके आते हैं गांव से जब बच्चा आते हैं। इसलिए कोरी स्लेट बच्चा नहीं है। ये ऑप्शन में ये सब शब्द आपको अगर दिखेगा, ऑप्शन को काट दीजिएगा ऐसे करके। लैंगिक असमानता यानी कि जाति भेदभाव उसके साथ मत कीजिएगा, छुआछूत के भावना मत कीजिएगा। बच्चों के विचार, भाषा, त्रुटि को नज़रअंदाज करना, बच्चे के जो त्रुटि है ना उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बच्चे जो गलती किया है आप उसको समझिए, तभी जानिएगा बच्चा में कहाँ कमी है। इसलिए बच्चे के इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये सब शब्द अगर दिखेगा आपको ऑप्शन में तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। नेगेटिव वर्ड को दोस्तों याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ये सीटेट में के एग्ज़ाम में आएगा तो बढ़िया से उसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है हम लोग क्या करते हैं, निष्क्रिय। कभी भी निष्क्रिय शब्द आएगा ऐसा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बच्चे को हम लोग रोजगार के लिए नहीं पढ़ाते हैं, ग्रेड मार्क अंक के लिए नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को।
वैज्ञानिक शब्दावली जहाँ आएगा, बच्चे को जहाँ पर सीमित करने का बात आ जाएगा, ये सब शब्द अगर ऑप्शन में दिखेगा तो ऑप्शन को काट देना है। बच्चे को व्याख्या नहीं देना है। बच्चा छोटा है, आप उसको लेक्चर दीजिएगा तो बच्चा क्या समझेगा। बच्चे के पास व्याख्या नहीं करना है। और परिभाषा शब्द जहाँ ऑप्शन में दिखेगा वो ऑप्शन को ऐसे काट दीजिएगा। मानकीकृत का अर्थ होता है सभी बच्चा एक समान है, उसको बोर्ड पे पढ़ाना। तो मानकीकृत बच्चा एक समान नहीं होता, सभी बच्चा अलग अलग है। जैसे कोई बच्चा तेज है, कोई बच्चा उससे तेज है, कोई बच्चा नहीं है तेज। वेधन और अभ्यास, बच्चा को वेधन और अभ्यास नहीं कराइएगा। सीटेट इसको गलत मानते हैं, क्योंकि बच्चा रोट लर्निंग के शिकार हो जाता है, बच्चा रटने लगता है अगर अभ्यास करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं ज़्यादा। तो कलन विधि ये गलत है। कलन विधि दिखेगा ऑप्शन को काट दीजिएगा। पृथक्करण नामीकरण बच्चे को नहीं कीजिएगा, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है बच्चे को तुलना करना। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, सभी बच्चा का दिमाग अलग अलग है, अब उसको तुलना कैसे कीजिएगा बच्चा में। बच्चा से तुलना नहीं कीजिएगा। एक बच्चा को दूसरे बच्चा के साथ तुलना नहीं कीजिए। जहाँ तुलना दिखेगा उसको काट दीजिएगा। बच्चा को तब क्या कीजिएगा, बच्चा को तुलना कीजिएगा जो बच्चा हमसे पढ़ रहे हैं 5 महीने से, क्या वो बच्चा पहले से ज़्यादा सीखे हैं कि नहीं। आप इसमें तुलना कर सकते हैं कि बच्चा ही आगे बढ़ा है कि नहीं, बच्चा में जानकारी बढ़ा है कि नहीं। जानकारी में तुलना कर सकते हैं खुद से बच्चा को, लेकिन दूसरे बच्चा योगात्मक आकलन जहाँ आएगा उसको काट दीजिएगा, ऑप्शन गलत है। बच्चे को नियंत्रण जब कर लीजिएगा आप, बच्चे पर जब नियंत्रण कीजिएगा, मारिएगा पीटिएगा, बच्चा आपसे सवाल नहीं कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन दोस्तों गलत हो जाएंगे। जहाँ दिखेगा बच्चा को अनुशासन में नहीं रखना है। बच्चा को जब अनुशासन में आप रखिएगा तो बच्चा आपसे कुछ नहीं पूछेगा डर से वो, इसलिए बच्चा को नहीं रखना है। बच्चा को इग्नोर मत कीजिएगा, बच्चा को सम्मान दीजिएगा, बच्चा को आदर कीजिएगा। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग नोट्स बनाते होंगे, इसलिए नोट्स बनाइए, ज़रूर नोट्स बनाइएगा। वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट शेयर और सपोर्ट कर दीजिए।